इस लेक्चर में हम यहाँ पर वेक्टर के 8 बेस्ट न्यूमेरिकल्स, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस नीट मेडिकल्स की तैयारी करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या जेईई मेंस के जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स जो कि जनरली बुक्स में वेक्टर्स के चैप्टर्स में नहीं दिया जाता है वह भी सीखने को मिलेगा। और ये स्पेशली नीट मेडिकल्स के स्टूडेंट्स के लिए ही ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बेनिफिशियल हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस के अभी और भी वेक्टर्स के सीरीज में लेक्चर्स आने वाले हैं, तो फिलहाल आप इस लेक्चर्स को देखें। ये 8 क्वेश्चंस आप बिना स्किप करके देखें किस तरह से सॉल्व किया गया है। उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को नीट के एग्जामिनेशन में, जो कि प्रायः पूछा ही जाता है, आप इजीली वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, और यह अपने आप में वेक्टर का एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इस रिजल्ट को याद रखना है और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। तो यहाँ पर है क्या कि 2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और वेक्टर सी यहाँ पर इस दोनों वेक्टर ए एंड बी का रिजल्टेंट है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इस केस में जो रिजल्टेंट यहाँ पर ये सी है, ये दोनों में से किसी वेक्टर के साथ अगर एंगल बनाता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर सी रिजल्टेंट है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का, और अगर यह वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फ़ा बनाता है तो यह अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है उसका हाफ होगा। लेकिन याद रखना है यह तभी होगा जब दोनों वेक्टर यहाँ पर मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। मतलब 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है और उसके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो वह यहाँ पर उस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का किसी वेक्टर के साथ जो एंगल होगा वह दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसके हाफ के इक्वल्स होगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला जानते हैं रिजल्टेंट का, अगर वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फ़ा है तो फार्मूला होता है tan अल्फ़ा, कितना होता है, b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है। वेक्टर्स वाले मतलब जो हम ये सब पढ़ा चुके हैं, वेक्टर का रिजल्टेंट जब हम फाइंड किए थे उसके लिए डेरिवेशन हम फाइंड किए थे एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पर वहाँ पर हम ये बता चुके हैं और ये अब जानते भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेक्टर सी का एंगल वेक्टर ए के साथ अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा कितना हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा का tan हो जाता है b sin थीटा, जहाँ पर थीटा दोनों वेक्टर ए और बी के बीच के एंगल के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b sin थीटा बाय ए के जगह पर हम b लिख सकते हैं, चूँकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए को हम b लिख सकते हैं, चूँकि ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और दोनों क्या है, इक्वल है, और इसको लिखेंगे b cos थीटा। तो यहाँ पर b sin थीटा और इस दोनों से b कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, b और b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, tan अल्फ़ा sin थीटा। sin थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में sin थीटा का बहुत सारा फार्मूला होता है, उसी में से एक फार्मूला होता है sin थीटा का 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर sin थीटा के जगह पर ये लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस कॉस थीटा के प्लेस पे हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 है और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है,
तो ये इसके स्क्वायर को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो नीचे बचेगा cos थीटा बाई 2। तो tan अल्फा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। अब tan अल्फा tan थीटा बाई 2 है, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2। ठीक है, यही प्रूव करना था यहाँ पर। अल्फा इक्वल्स टू कितना प्रूव करना था, tan थीटा बाई 2। तो यहाँ पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में, खास करके नीट में पूछा जाता है जो इस पे बेस्ड होता है, तो इस रिजल्ट को आप लोग याद रखोगे। ओके, यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और अपने आप में एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आएगा और उस कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है, ताकि जो भी क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछा जाएगा तो आप इजीली वे में तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 7 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है। सी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए वैल्यू ऑफ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इसमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी का मतलब वेक्टर सी जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इसका इस रिजल्टेंट का मैक्सिमम, इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का सम। पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है। तो ये 7 है और ये 3 है, 10 होगा। फिर इसी तरह से दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट, दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू, इसमें से दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस का मॉडुलस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडुलस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 7, बी का मैग्नीट्यूड 3 मतलब 4। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इनमें से कौन सा वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ही लाई करेगा। मतलब यहाँ पर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सी मिनिमम या सी का मैक्सिमम के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो हम सी मिनिमम कितना निकाल चुके हैं, 4, और मैक्सिमम कितना निकाल चुके हैं, मैक्सिमम निकाले हैं 10। तो 4 और 10 के बीच कौन सा नंबर यहाँ पर लाई करता है, एक तो 4 ये भी आएगा, फिर 2 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 10 के बीच जो भी नंबर है वह नंबर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो सकता है। और यहाँ पर इस 4 में से 8 और 4 यह दोनों ऐसा वैल्यू है जो 4 और 10 के बीच लाई करेगा। तो यहाँ पर 2 नंबर और 4 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आंसर कौन कौन हो जाएगा, आंसर 2 नंबर एंड 4 नंबर। ठीक है, याद रखना है इस कॉन्सेप्ट्स को। ये इससे इस तरह का न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए एंड बी के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा फाइंड करना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ऑलरेडी हम बता चुके हैं अपने थ्योरी वाले लेक्चर में। इसका फार्मूला होता है ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच के एंगल के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो अपने आप हट जाएगा। तो अब यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया,
-2ab cos थीटा को इधर ले आते हैं। तो पहले से 2ab cos थीटा है, ये भी इधर आ जाएगा, ये थीटा है, ये भी इधर आ जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा। अब यहाँ पर 4 पॉजिटिव है, ए और बी यहाँ पर नल वेक्टर नहीं दिया है शुरू में, मतलब ये दोनों तो जीरो हो नहीं सकता है, तो मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब cos थीटा जीरो होगा। तो सबसे पहले ये जीरो है, ये इसको इधर ले आए तो इधर जीरो बचेगा, तो देयरफॉर cos थीटा 0/4ab मतलब जीरो, और cos थीटा जीरो है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है, मतलब अगर ये इक्वल्स टू ये होगा तो इस केस में दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है एक बेहतरीन रिजल्ट का, और इसके मतलब इस वजह से यहाँ पर एंगल कितना होता है 90 डिग्री, इसको याद रखना है। ओके, इस क्वेश्चन में कंडीशन फाइंड करना है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डिफरेंस ये आपस में क्या होगा पैरेलल हो, तो उसके लिए कंडीशन फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं सी वेक्टर ए वेक्टर बी का सम को रिप्रेजेंट करता है, और वेक्टर डी वेक्टर ए और वेक्टर बी के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब चूंकि यहाँ पर सी और डी क्या है पैरेलल है, तो कहने का मतलब अगर ये सी हो गया ये डी हो गया, ये दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है। यहाँ पर C क्रॉस D ये क्या होगा नल वेक्टर होगा। जब दो वेक्टर पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है नल वेक्टर होता है। तो यहाँ पर C क्रॉस D नल वेक्टर है। अब C का वैल्यू है A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस D का वैल्यू है A वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर। अब यहाँ पर ए क्रॉस ए पहला टर्म हो जाएगा ए क्रॉस ए प्लस नहीं ए इंटू ये प्लस है ये माइनस है माइनस ए क्रॉस बी फिर प्लस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस बी नल वेक्टर। अब ए क्रॉस ए ये कितना होता है नल वेक्टर होता है, ये नल वेक्टर होगा। माइनस ए क्रॉस बी बाय प्रॉपर्टी इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं प्लस बी क्रॉस ए। ठीक है, बी क्रॉस ए चूँकि जानते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो इस तरह से यहाँ पर माइनस ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं प्लस बी क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है। तो इसका वैल्यू नल वेक्टर हो गया, इसको हम बी क्रॉस ए लिख दिए हैं, इसके बगल में बी क्रॉस ए है और फिर ये नल वेक्टर इक्वल्स टू नल वेक्टर। तो ये नल वेक्टर ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों सेम है तो ऐड होकर कितना हो जाएगा ट्वाइस बी क्रॉस ए नल वेक्टर। अब 2 जानते हैं उधर चला जाएगा तब भी रिजल्ट क्या होगा बी क्रॉस ए नल वेक्टर। अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट नल वेक्टर है, अभी देख चुके हैं दो वेक्टर का प्रोडक्ट नल वेक्टर है, दोनों वेक्टर कैसा होगा पैरेलल वेक्टर। तो बी एंड ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर है, तो इसका मतलब वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, यही यहाँ पर कंडीशन होगा इस क्वेश्चन में, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी नल वेक्टर होगा तभी यह दोनों वेक्टर क्या होगा आपस में पैरेलल वेक्टर होगा। ओके, अब ये यूनिक क्वेश्चन है, किसी भी फिजिक्स वाले बुक में इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया रहता है, किसी में रहता है, ऐसा हम नहीं बोलते हैं कि किसी भी बुक में इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया रहता है या नहीं दिया रहता है। तो यहाँ पर इस वेक्टर का एक्सिस मतलब तीनों एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा, जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा, ये मालूम करना है। तो इसका हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं एक वेक्टर है हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो हम जानते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये तो मालूम है आसानी से। अब यहाँ पर कॉस अल्फ़ा ये हो जाता है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट
बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। फिर इसी तरह से अब अल्फ़ा क्या है ये हम बता देते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा है एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो अल्फ़ा है यह वेक्टर एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, और कॉस अल्फ़ा का यह वैल्यू होता है। फिर कॉस बीटा वाई कंपोनेंट बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और कॉस गामा जेड कंपोनेंट बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बीटा है एंगल विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, याद रखना है। वेक्टर, यह वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और गामा हो गया एंगल विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये काम का फार्मूला है, इसको याद रखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जिसको सिर्फ ए लिखते हैं ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर 36, 4√2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 16 2 जा 32, अब प्लस 4√2 का स्क्वायर 32। ठीक है, तो 32 32 64 हो गया, 64 और 36, 64 और 36 मिलकर कितना हो गया 100, इसका स्क्वायर रूट 10 हो गया। ठीक है, तो अब हम कॉस अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर कॉस अल्फ़ा एक्स कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट 6 बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना 10, तो ये हो गया हमारा 2 3 जा 2 5 जा। तो कॉस अल्फ़ा 3/5, तो अल्फ़ा इक्वस टू क्या हो गया कॉस इनवर्स 3/5। फिर कॉस बीटा ए वाई कंपोनेंट है 4√2, 4 इंटू √2 बाय 10, 2 2 जा 4 2 5 जा, मतलब 2√2/5। कॉस बीटा है तो बीटा इक्वस टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 2√2/5। ठीक है, फिर कॉस गामा ए जेड कितना है 4 इंटू √2 बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 है। फिर ये 2 2 जा 2 5 जा, मतलब 2 इंटू √2/5। तो गामा हो जाएगा कॉस इनवर्स 2√2/5। ठीक है, तो इस तरह से ये किसी भी तरह मतलब कोई भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में होगा तो उसका एक्सिस मतलब तीनों एक्सिस के साथ एंगल इस तरह से फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। ओके, इसमें इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है अलोंग इस वेक्टर बी के अलोंग। तो किसी भी वेक्टर का किसी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट किस तरह से निकालते हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है और दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। तो यहाँ पर इस वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग, इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले बी ए का जो यहाँ पर टिप है ये टेल हो गया, ये टिप हो गया, टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर किस वेक्टर पे वेक्टर बी पे। ठीक है, तो इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए, इसको एल। तो ये वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वेक्टर बी पर। अब अगर हम एक एरो यहाँ देते हैं, एक एरो यहाँ देते तो जानते हैं ट्रायंगल लॉ से ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ए हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर पोर्शन है ओ एल, इसको हम मान लेते हैं ए एक्स और इसको मान लेते हैं ए वाई, ए एक्स ए वाई। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ओ एल जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे मिला है वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर मिला है वेक्टर बी पर। यही ओ एल इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट या प्रोजेक्शन कहलाता है। तो ओ एल क्या कहलाएगा कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ठीक है, यही ओ एल जिसको मान लेते हैं यहाँ पर एक्स, ऐसा कोई सिंबल नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये ओ एल यही कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी।
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए एक्स इस फिगर में जानते हैं, यहाँ पर पढ़ चुके हैं, किसी वेक्टर को अगर रिजॉल्व करते थे तो यहाँ पर ए एक्स, यहाँ पर ए एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए एक्स यहाँ पर ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, ए एक्स यहाँ पर जानते हैं क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इस राइट ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में कॉस थीटा ये बाई ये होगा, तो ये क्या है ए एक्स है और ये क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ए एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा निकल जाएगा। लेकिन इसका एक और बहुत अच्छा फार्मूला होता है, क्या होता है, ए एक्स इक्वस टू ए बी कॉस थीटा बाय बी। बी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं इसमें और बी से डिवाइड कर दिए हैं। अब ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, थीटा दोनों के बीच का एंगल है, तो ए बी कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, ए डॉट बी, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग कंपोनेंट निकालने का ये फार्मूला हो गया, ए डॉट बी बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो अब हम आसानी से यहाँ पर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हियर कंपोनेंट, यहाँ कंपोनेंट मतलब वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कितना है, एक्स कंपोनेंट 1 है, इसका एक्स कंपोनेंट 3 है, तो 1 इंटू 3 प्लस इसका एक्स कंपोनेंट 2 है, इसका 2 है, 2 इंटू 2 प्लस फिर इसका एक्स कंपोनेंट 1 है, इसका 6 है, 1 इंटू 6 बाय अंडर रूट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट 3 है, 3 का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट 2 है, 2 का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट 6 है, 6 का स्क्वायर। ये हो गया 3 प्लस 4 7 6, 2 2 जब 4 6 10 3 13 बाय अंडर रूट 36 4 40 और 9 49, तो 13/7, 13/7 इस क्वेश्चन में आंसर होगा वेक्टर ए का वेक्टर बी के अलोंग। ठीक है, बाकी ये फार्मूला याद रखना है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं, अगर हम मान लेते हैं वेक्टर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कौन है, सी है। और बाय कॉन्सेप्ट दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए पर एंड वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट होगा नहीं। हमको तो ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो लेकिन यूनिट वेक्टर है होना चाहिए, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो वेक्टर हमें चाहिए वो एक्चुअल में सी कैप होगा, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। तो रिक्वायर्ड वेक्टर एक्चुअल में किसका वैल्यू होगा, सी कैप का वैल्यू होगा। क्योंकि सी कैप जानते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और सी परपेंडिकुलर है ए पर और सी परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर, तो सी कैप भी वेक्टर ए और वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर होगा। अब सी कैप का फार्मूला होता है वेक्टर सी बाय वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर सी कैप, सी वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी बाय सी का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर यह जो रिक्वायर्ड वेक्टर हमें फाइंड करना है उसका यह एक्सप्रेशन हो गया, ये कह सकते हैं ये इसका वैल्यू हो गया, और अपने आप में यह एक फार्मूला को भी रिप्रेजेंट करता है। जब वेक्टर ए और बी का कंपोनेंट फॉर्म दिया रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इस फार्मूला से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में वेक्टर ए वेक्टर बी दिया गया है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर होना चाहिए वेक्टर ए और वेक्टर बी पर। तो अभी अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसी का यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर अभी भी हम बताए हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाय वेक्टर ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फर्स्ट रो में आई कैप,
जे कैप के कैप। और यहाँ पर सेकेंड रो में वेक्टर ए का कंपोनेंट कितना है 1 1 1। थर्ड रो में वेक्टर बी का कंपोनेंट है 3 -2 2। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आई कैप 1 × 2 2 माइनस -2 × -1 -2 × +1 -2। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। जानते हो, हम बताए हैं माइनस जे कैप। फिर ये हो गया 1 × 2 2 -3 × 1 3। अब प्लस के कैप 1 × -2 और 3 × 1 3। ये हो गया 2 + 2 4 आई कैप 2 -3 -1 और माइनस प्लस, मतलब ये हो जाएगा प्लस जे कैप। और -2 -3 मतलब -5 के कैप। ठीक है, ये हो गया ए क्रॉस बी का कंपोनेंट फॉर्म। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √x कंपोनेंट है 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। फिर y कंपोनेंट है 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हो गया 25 1 26 या 25 16 41 42। ठीक है 42। तो देयरफॉर यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कितना है 4i - j + -5k, सॉरी 4i + j - 5k कैप बाय √42 √42। तो इसको अगर हम अलग अलग टर्म में, मतलब अलग अलग कंपोनेंट के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 4/√42 आई कैप + 1/√42 जे कैप -5/√42 के कैप। तो ये आंसर होगा जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, इसका यह आंसर होगा कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ किए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हम इसको बताए थे अभी। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखा होगा और आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे और यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आगे चल के। तो अगर आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं या पहले से ही हमारे चैनल को देख रहे हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।